आज 7वां लेक्चर है हमारा पेपर 1 का। और जो है 7वें लेक्चर का एक टॉपिक रह गया था, बहुत ज़्यादा अहम था, केपलर्स लॉ का। तो इसको देखते हैं आज। केपलर लॉ जो है, केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट है, ये देखना है आज। और इसके बाद मैं वेक्टर स्टार्ट करा दूंगा। वेक्टर्स के बाद 2 दिन वेक्टर्स हो जाएंगे इंशाल्लाह, कल हो जाएगा वेक्टर। और फिर आगे थर्मो है और फिर कुछ और पार्ट हैं, वो करने हैं सारे। तो मैं स्ट्रिक्टली जो है सिलेबस सीएसएस और पीएमएस पे ही चाह रहा हूँ, इसके अलावा इधर उधर की कोई चीज़ नहीं है। बाकी आप अपनी मर्जी से जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ अगर आप हैं तो आप ये वाले टॉपिक तो लाजमी सारे तैयार करें जो हम 24 लेक्चर्स में करेंगे। इनसे ही आएगा सारा कुछ इंशाल्लाह। तो ये सर, ये जो केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स है ये इंक्लूडेड है? जी जी, केपलर लॉ ऑफ, सॉरी, पीरियड्स। हाँ हाँ, केपलर लॉ ऑफ पीरियड हमने लास्ट लेक्चर में किया है। केपलर लॉ ऑफ एरिया, ये दोनों हो गए हैं लास्ट लेक्चर में। एक रह गया था केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ऑर्बिट्स का, तो ये ऑर्बिट्स वाला और बाकी दोनों ये इंक्लूडेड है। और लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था कि पेपर में कैसे आएगा, आपने कैसे करना है, और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ये क्वेश्चन चूज करते वक्त और इसको हल करते वक्त। ठीक है ना? आई समझ जनाब? चलें। केपलर लॉ, हाँ, केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट्स आखिरी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी पहले दोनों इतने मुश्किल नहीं थे। केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? उस दिन बात हुई थी, मुझसे एजाज ने सवाल पूछा था कि रेडियस पे। तो बात ये है कि केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट ये दो चीजों को डिफाइन करता है। पहली ये चीज कहता है कि जो आपके पास प्लैनेट्स हैं या प्लैनेटरी जो ऑब्जेक्ट हैं, वो जिस चीज में घूमेंगे वो ऑर्बिट कैसा होगा। पहली चीज बताएगा ऑर्बिट कैसा होगा, आया कि वो सर्कुलर होगा, या फिर वो जो है वो एलिप्टिकल होगा, या पैराबोला होगा, या हाइपरबोला होगा। ये पहला सवाल। ये केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिटरी मोशन जो है ये बताएगी आपको ऑर्बिट्स का लॉ, ऑर्बिट्स का लॉ है ये। और दूसरी कि ये सन जो है, सूरज जो है, वो सेंटर में होगा या कहीं और पाया जाएगा। ये दो सवाल है। इन दोनों को साबित करना, इन दोनों की इक्वेशन ड्राइव करना, ये पूरा इस लॉ में बताया जाएगा। So the Kepler law of orbits states that all orbits, all planets move in an elliptical orbit. जितने भी आपके पास प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में गर्दिश करेंगे। मतलब एलिप्टिकल, आपको पता है कि एलिप्टिकल कुछ ऐसा होता है, पिचका हुआ होता है। ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर के ऊपर अगर फोर्स लगाई दी जाए और नीचे से भी थोड़ी सी फोर्स लगाई जाए तो आपके पास ये एक जो है एलिप्टिक ऑर्बिट बन जाएगा, ये एक एलिप्स बन जाएगा। तो केपलर लॉ का पहला पार्ट कहता है तमाम प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करेंगे, हैविंग सन एट वन फोकस। इधर सन लिखा हुआ है, सूरज जो होगा वो इसके एक फोकस पे होगा। मतलब आपके पास अगर ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है और ये इसका एक्स एक्सिस है, जिसे हम मेजर एक्सिस कह सकते हैं, तो इसका सन एक फोकस पे होगा। या तो सन इधर होगा, ये फोकाई बनता है, और एक फोकाई यहाँ बनता है। तो दरमियान में नहीं होगा, सेंटर में सूरज आपके पास नहीं होगा। तो ये आपके पास केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट है। तो केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट में आपके पास दो चीजें हैं। जो प्लैनेट्स हैं आपके वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेंगे, और जो सूरज होगा जिसके गिर्द प्लैनेट मूव कर रहे हैं वो आपका एक फोकस पे होगा। इसका प्रूफ देखें, दो प्रूफ आपने करने हैं। एक आपने करना है कि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा कि नहीं होगा, और इसकी इक्वेशन क्या होगी एलिप्टिकल ऑर्बिट की। और दूसरा आपके पास ये है कि सन फोकस पे होगा तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वो देखना है आपने। तो इसमें सारी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी तरफ से पेपर करना आता है। जो आप समझ रहे हैं और जो आपको डेरिवेशन आ रही है जो मैं बता रहा हूँ, आपने बस वो करनी है। जरूरी नहीं कि आप हर चीज उधर बयान करें। आप एग्जामिनर की डिमांड के, और फिजिक्स में आपको पता है सवाल इस तरह का आना है और इस तरह करना है। तो जो आपके पास इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है कि किसी भी ऑर्बिट में कोई चीज है, उसकी इक्वेशन आपके पास ये होती है। इसे ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, ये मैथ्स की इक्वेशन है, ज्योमेट्री की इक्वेशन है। आर इज इक्वल टू एल ओवर वन प्लस ई कोस थीटा, ये आपके पास इक्वेशन है। यहाँ पे आपके पास जो है वो आर जो है वो आपके पास रेडियस है, जो जिससे सन और प्लेनेट का फासला होगा। ई मेन चीज है।
ई आपके पास यहाँ पे इसेंट्रिसिटी है, ई आपके पास इसेंट्रिसिटी है, वहां पे ना इस इक्वेशन को प्रूव करना आपने, ना आपने बताना है ये क्या है ये क्या है, आपने अपने काम से काम रखना है, सवाल को आपने आगे लेकर चलना है। तो आपके पास R इज इक्वल टू L ओवर 1 प्लस ई कोस थीटा तमाम ऑर्बिट्स की इक्वेशन है। अब आपके पास जो ऑर्बिट्स शक्लें जो हो सकती हैं वो चार किस्म की हो सकती हैं। हाइपरबोला हो सकती है, पैराबोला हो सकती है, आपके पास सर्कल हो सकता है आपके पास, और आपके पास एलिप्स हो सकता है। ये चार चीजें। अब हाइपरबोला और पैराबोला जो है वो शक्लें जो होती हैं ओपन फिगर होती हैं, ओपन खुली होती हैं, उनके क्लोज एंड नहीं होते। तो इसका मतलब हाइपरबोला और पैराबोला में आपके पास प्लैनेट मूव नहीं कर सकते, प्लैनेट हाइपरबोला और पैराबोला के ऑर्बिट की शेप में मूव नहीं कर सकते। तो प्लैनेट आपके पास किन चीजों में मूव करेंगे? दो चीजों में, या तो वो सर्कल होगा या वो आपके पास एलिप्स होगा। अब ये जो ई है, ई ये आपको बताएगा कि आपके पास ये आया सर्कल है या फिर आपके पास ये एलिप्स है, ये आपको ई बताएगा। तो फॉर सर्कल, सर्कल के लिए ई की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, सर्कल के लिए ई की वैल्यू होती है जीरो। अब इस इक्वेशन के तहत आर जो है वो बराबर आ जाएगा एल के, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास इक्वेशन की कोई वैल्यू रहनी चाहिए, उसमें हमारे पास एंगल इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इसका मतलब ई आप जीरो नहीं ले सकते। तो अब आपके पास आखिरी जो चीज बचेगी वो आपके पास होगी एलिप्स, और एलिप्स की ई की कोई वैल्यू होती है तो वो वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होनी चाहिए। क्यों? ई की जैसे जैसे वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो वो फिगर जो है वो उसकी वो उस शेप में नहीं रहेगी, ज्योमेट्री में। तो ई की वैल्यू जो आपके पास है वो या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या आपके पास ई की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये आपके पास जो है ये एक जो ऑर्बिट है उसकी इक्वेशन इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू ये होगी। और वो जिसके लिए साबित आती है, जिसपे ये पूरा उतरती है, वो आपके पास इसेंट्रिसिटी होती है एलिप्स की। तो ई की वैल्यू ना ज्यादा जीरो हो और ना ही 1 से बड़ी हो, ई 0 और 1 के जो दरमियान ई की वैल्यू है वो आपके पास एलिप्स की सर्कल के लिए है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी एलिप्स के लिए। तो ये इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है। वैसे ई जो है यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि वो आपके पास किस में शेप में होगा, तो वो होगा एलिप्स शेप में। आप वहाँ लिख सकते हैं एग्जामिनर को कि हाइपरबोला और पैराबोला क्यों नहीं होते ऑर्बिट की फॉर्म में, फिर आप उधर लिखेंगे सर्कल क्यों नहीं होता। अगर लिखना चाहें एग्जामिनर को मजीद बताना चाहें, ये डिपेंड करता है मार्क्स पे, कितने मार्क्स का पूछा गया। और एंड पे आप ई जो है आप कहेंगे कि ई जो एलिप्स है उसकी वैल्यू जो है 0 और 1 के दरमियान होती है, और इस इक्वेशन में वो फिट आ रहा है, इसलिए आपके पास जो ऑर्बिट का शेप होगा वो आपके पास क्या होगा, वो एलिप्टिकल होगा। अब ये थोड़ी बातें थी ऑर्बिट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में। आप इन चीजों को छोड़ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सर हमारे पास जो बुक है उसमें इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में जो डिनोमिनेटर में सिग्नेचर है वो माइनस है, इधर आपके बुक में प्लस लिखी हुई है। हाँ, प्लस लिखी हुई है। कुछ भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है। आगे चलता हूँ मैं आपको बताता हूँ प्लस और माइनस दोनों क्यों हो सकते हैं। ठीक है ना, कोस चलो एंगल वैल्यू है। हाँ, जब आप देखें, अब मैं जब बता देता हूँ, जब आप एलिप्स ड्रॉ करते हैं, ये एलिप्स ड्रॉ कर रहे जी हैं, जी तो हम शुरू करेंगे यहाँ से चलना। ठीक है, जी दूसरी बुक वाला यहाँ से चलना शुरू कर देगा। अभी मैं बताता हूँ, ये एपिलियन होता है, ये पेरिलियन होता है। तो ये जो थीटा है ना, ये डिपेंड कर रहा है। तो थीटे की वैल्यू जो है वो 0 से 180 जा रहे हैं, या इधर से उधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इस वजह से ये है। आप प्लस लिखें ई लिखें कोई मसला नहीं, वैसे प्लस ई लिखें। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये डेरिवेशन जो है प्लस वाली किया, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, आप इसको तैयार करें, ये आसान है। ठीक है, इधर डेरिवेशन की हुई है कि उसमें माइनस है। हाँ, उसमें माइनस है, मैंने आपको बताया उसकी डेरिवेशन इस अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं, आपका खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। ओके सर, थैंक यू। तो आगे देखें, ये अभी कोई बात नहीं थी, ये ऑर्बिट इक्वेशन थी ऑर्बिट की। आप प्लस लें माइनस लें कोई बात नहीं है, इसमें मैंने आपको बताया ये आपका भी। अभी चलते हैं आगे, पेरीहिलियन और एपीहिलियन की बात होगी, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, मेन आपका सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है कि पहला जो केपलर लॉ का पहला पार्ट है वो कहता है ऑर्बिटर ऑर्बिट्स का, कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में आपके पास प्लैनेट मूव करेंगे। तो इसकी शेप आपको मैंने बताया चार तरह से हो सकती है। अब
आपके पास जो है पैराबोला हाइपरबोला पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपके पास सर्कल जो है उसकी वैल्यू 0 होती है, और सर्कल आप यहाँ पे E0 नहीं ले सकते, उसकी कोई शेप होनी चाहिए, तो वो आपके पास क्या आ गया, वो एलिप्स है। तो आपने बस साबित कर दिया। आप इस चीज को जिस तरह साबित करें, लेकिन ये पॉइंट आप लाजमी लिखें, इस इक्वेशन को लिख दें, और ये हो गया साबित कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में आपके पास प्लैनेट्स मूव करेंगे। दूसरा पॉइंट है सन एट फोकस, सन एट वन फोकस। आपके पास सूरज दरमियान में नहीं होगा। प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, अगर ये है, ये सर्कल है, इसमें तो सूरज दरमियान में होगा। लेकिन जब एलिप्स की बात करेंगे तो सन विल बी नॉट एट सेंटर। सन आपके पास जो है वो होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, एक फोकस पे होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा। तो ये आपके पास है। जो आपकी इक्वेशन जो माइनस वाली लिखी है, उसने उधर सूरज को यहाँ लिया। जब सूरज को यहाँ लेंगे तो माइनस आ जाएगा, सॉरी ये जो ऊपर है ना, हाँ माइनस आ जाएगा जब सूरज यहाँ लेंगे। जब सन यहाँ लेंगे तब आपके पास ये वाली इक्वेशन प्लस आ जाएगी। तो इसमें कोई मसला नहीं, सूरज दोनों जगह पे होता है, यहाँ पे भी होगा यहाँ पे भी होगा। मतलब एक वक्त में यहाँ होगा, जब जमीन उधर चली जाएगी तो उधर आ जाएगा। इस तरह करके जो है ये उसने इक्वेशन लिया है। तो आप जो मर्जी लें, अगर आप प्लस ले रहे हैं तो योर सन विल बी एट दिस फोकस, आपका सूरज इस फोकस पे होना चाहिए। और अगर आप माइनस ले रहे हैं तो आप सूरज को यहाँ ड्रा करें। अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा डिटेल जानता है, फिर वो पकड़ेगा, वैसे वो पकड़ेगा भी नहीं, कोई बात नहीं है इसमें। आगे सन एट वन फोकस, आपके पास सन जो है सूरज, दूसरा पार्ट जो इस कैप्लर लॉ का है, वो ये कह रहा है कि सूरज आपके पास एक फोकस पे होगा। बात यह है कि सूरज आपके पास सेंटर पे नहीं होना चाहिए। इसमें आपके पास, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, ये आपके पास एक एलिप्स है। मेरी इस बुक में सन यहाँ पे है, सूरज यहाँ पे है। अब प्लेनेट ने एक वक्त यहाँ पे भी होना है और एक वक्त है प्लेनेट ने यहाँ पे भी होना है। तो वो फासला जब सूरज का प्लेनेट से सबसे ज्यादा है वो ये वाला है, आप खुद देख रहे हैं। इस फासले को हम एपहीलियन कहते हैं, एपहीलियन डिस्टेंस है ये। और जब एक वक्त आएगा और इसका जो एंगल होगा सूरज से वो 0 डिग्री है। ये एंगल क्या है? 0 डिग्री। अब सूरज ने इस तरह प्लेनेट ने मूव किया, रोटेट किया, इधर आ गया। जब ये रेवोल्यूशनरी एक अपना सर्कल मुकम्मल आधा करेगा, अब यहाँ आ गया, ये पेरिहीलियन फासला है। और अब आपके पास एंगल जो होगा वो क्या है? अब एंगल आपके पास 180 डिग्री है। तो ये 0 से क्या आ गया? 180 डिग्री की जानिब आ गया आपके पास। तो ये आपके पास पेरिहीलियन डिस्टेंस है। और जब बहुत करीब होता है, जब बहुत करीब होगा तब पेरिहीलियन है, और जब बहुत ज्यादा दूर होगा तो आपके पास अपहीलियन डिस्टेंस है आपके पास ये सूरज का इस एलिप्टिकल शेप में। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड पेरिहीलियन, जो कि आपके पास ये है, एंड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एपहीलियन। अब आपके पास इक्वेशन जो दी गई है वो है r इज इक्वल टू L/1 प्लस E cos थीटा। अब थीटा आपके पास देखें यहाँ पे, अब मैं ले रहा हूँ पेरिहीलियन, तो कोस 180 डिग्री हो गया और 1/E आ गया। देखें प्लस 1 माइनस ई, ये माइनस या प्लस ये आपके एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और एंगल तो आपके पास दो ही है, या तो थीटा 0 है या थीटा 180 है। तो इससे आपकी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, एक बार प्लस आएगा 1 प्लस ई आएगा और एक बार 1 माइनस ई आएगा। तो ये आपके पास जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक था, ये आपके पास फॉर एग्जांपल डिस्टेंस r2 है या r1 है, ये r1 है। तो ये r1 आपके पास L/1 माइनस ई आ गया। अब आप ले लें एपहीलियन का। अब एपहीलियन का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो आपके पास r2, ये डिस्टेंस r2 ले लिया, आप इसकी नोमेनक्लेचर चेंज कर सकते हैं। तो r2 आपके पास आ गया L/1 प्लस कोस ऑफ एंगल थीटा। थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये L/1 प्लस ई आ गया। अब ये दोनों डिस्टेंस r1 और r2 को जमा करें तो ये आपके पास पूरा एक मेजर जो है एक्सिस बनता है। तो ये जो मेजर एक्सिस r1 प्लस r2 को जमा किया तो ये आपके पास L/1 प्लस ई और L/1 माइनस ई को एलसीएम लिया, तो आपके पास आ गया 2L/1 माइनस ई स्क्वायर। ये आपके पास टोटल जो है, ये आपके पास आ गया टोटल ये इस एक्सिस का डिस्टेंस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास है वो आपके पास ए है, इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो ये सेमी मेजर एक्सिस ए है और ये टोटल जो है वो क्या हो गया? 2a हो गया। तो ये आपके पास आ गया 2a, और 2a आपके पास बराबर है r1 प्लस r2। तो
तो ये टोटल बराबर आ गया आपके पास 2l ओवर 1 प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें तो वो आ जाएगी l ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये जो a है ये आपको बता रहा है कि सूरज जो है आपका एक फोकाई पे होगा। क्यों? क्योंकि आप e की कोई वैल्यू पुट करेंगे और आफ्टर पुटिंग वैल्यू ये जो a की वैल्यू है ये आपको बताएगी कि सन सूरज कहाँ पे पाया जाएगा। तो ये मेन चीज है आपकी। इसका आपने इतना इसको समझने की जरूरत नहीं, सारी ज्योमेट्री है इसमें, जिसने मैथ ज्योमेट्री की हुई है उसके लिए आसान है। बाकी मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आपने यहाँ तक करना है बस। बाकी इसका द ऑर्बिट इज द सेमी मेजर एक्सिस और इंसेंट्रिसिटी आपको पता है, दो ही चीजें आई हैं, ए आया है और सेमी मेजर एक्सिस आया। लेटस लेक्टम इसको देखने की जरूरत नहीं है आपके पास। तो आपके पास ए और ई जो है इस पे आपने अपनी इक्वेशन को इस्तेमाल करना है। पेरीहेलियन डिस्टेंस आपको पता है आर पी है जो सबसे कम डिस्टेंस है, और वो आपके पास इधर इसने इक्वेशन दी हुई है ए माइनस ए। इसको करने की जरूरत नहीं है, बस आपने साबित दो चीजें करनी है। 5 नंबर का सवाल आएगा। पहला आपका ये है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट आपने साबित करना है। वो आपने कैसे साबित करना है, ये इक्वेशन लेनी है आपने। इस इक्वेशन से आपने चारों चीजों को डिस्कस करना है, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल और एलिप्स। पैराबोला और हाइपरबोला को एक ही पॉइंट में डिस्कस करें उसका हेडिंग देके, और सेकंड वाला आप दें कि वाई ऑर्बिट्स आर एलिप्टिकल। इस तरह करके हेडिंग्स को क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में लिखें ताकि एग्जामिनर की अटेंशन कैच हो। उसको आपने डिस्कस कर दिया कि इसेंट्रिसिटी की कोई वैल्यू होती है और वो वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि वो सर्कल बन जाएगा। तो चौथी चीज जो रहेगी वो आपके पास आएगी, एलिप्स आएगा। फिर आपके पास सन एट वन फोकस, आपके पास सूरज एक फोकस पे होगा। सूरज एक फोकस पे क्यों होगा, वो आपने उसकी पूरी जो है ये एक डायग्राम बनानी है, और आपने ए जो आपके पास मिड सेमी मेजर एक्सिस है उसकी आपने वैल्यू निकाल के बतानी है, वो आएगी l ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आपने बता देना है कि ये इक्वेशन साबित कर रही है कि सूरज जो है वो एक सेंटर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सूरज जो है एक फोकाई पे होगा। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल जो है केपलर्स लॉ का तीसरा पोर्शन था। तीनों ही बहुत ज्यादा अहम है। 5 नंबर का एक आएगा या तीनों 10 या 20 नंबर के। पीएमएस में तो 20 का सवाल डायरेक्ट आ जाता है, तीनों 20 का भी पूछ सकता है। या आपकी लक है किस में आता है ये। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने जैसा बोला कि जो ई की वैल्यू 0 होगी उस वक्त सर्किल बनेगा, जो सर्कल ऑर्बिट होगा बनेगा। वो सर्कुलर होगा। तो हम्म। और आपने ये भी बोला कि जब ई की वैल्यू 0 होगी तो सर्कुलर बनेगा, और सर्कुलर ऑर्बिट बन नहीं सकता, वो क्यों? वो नहीं बनेगा यार, ये दरअसल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सारा ज्योमेट्री से रिलेटेड है। वो क्यों इस तरह, ये है कि आपके पास ये इक्वेशन है, देखें ये आपके पास इक्वेशन है r इज इक्वल टू एल। आप e की वैल्यू पुट कर दें 0, ठीक है, e की वैल्यू 0 आ गई तो r आपके पास बराबर हो गया l के। और r और l बराबर नहीं हो सकते। आपके पास r और l बराबर होने का मतलब क्या है, मैं नहीं बताना चाह रहा था। ये आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये l है, ये r और l बराबर हो जाए तो ये तो रेडियस हर जगह बराबर ही होगा। तो ये तो फिर वैसे ही जो है, जो पूरा प्रैक्टिकल काम किया गया उस ऊपर हम पीरियड में भी करके आए कि रेडियस जो है हर जगह सेम नहीं रहता, लेकिन l तो हर जगह सेम है। तो इसका मतलब r की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, r चेंज हो रहा है, r चेंज हो रहा है, इसलिए r l नहीं हो सकता। और r l बराबर कब होता है, जब सर्कल होता है। इसलिए जो r की वैल्यू l से क्या होनी चाहिए, मुख्तलिफ होनी चाहिए, इसलिए ये हम कर रहे हैं। आई समझ के नहीं? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, किसी का सवाल है पूछें, आगे चलें हम। अ, इस पूरे टॉपिक में केपलर्स लॉ में किसी का कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं प्लीज। ठीक है जनाब, मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। तीनों लॉ बहुत अहम थे। अभी तक हमने जो पोर्शन कर लिए हैं वो मैं आपको जल्दी में बता दूं। हमने जो है फ्लूइड डायनामिक्स कर लिया है, उसके अलावा वेव्स हो गई हैं, उसके अलावा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गया, पोलराइजेशन हो गया, और ये केपलर्स लॉ के बारे में हुआ है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अब है लेक्चर 7 का जो पार्ट है वो करते हैं, और वो है वेक्टर्स पे। वेक्टर्स का 20 नंबर का CSS और PMS में सवाल लाजमी आता है, वेक्टर्स का 20 नंबर का। तो वेक्टर्स इंतहाई अहम है।
और वेक्टर को किस तरह करना है, ये जो मैं करा रहा हूँ आपने वो पार्ट तो लाजमी करना है और उसमें से ही 20 नंबर का आएगा। आज इजी पार्ट है क्योंकि आपने एफएससी में पढ़े हुए हैं वेक्टर्स, कुछ होंगे जो पीछे से मुख्तलिफ है। कल का जो क्वेश्चन है वो इंटायरली डिफरेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा, तो उसमें से ज्यादा सवाल आते हैं। 20 नंबर का सवाल उसमें से आता है। सीएसएस में तो पक्का पहला सवाल 20 नंबर का आता है, इस साल नहीं आया 21 में, लेकिन वैसे हर साल पीछे जो है वो 20 नंबर का लाजमी वेक्टर्स में, तो वेक्टर्स को इग्नोर नहीं करना। सबसे पहला जो सवाल हम लेंगे वेक्टर्स का वो हमारा डायरेक्शंस ऑफ कोसाइंस है। अगर आप पेपर निकाल के देखें तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस पे वेक्टर के क्वेश्चन आ चुके हैं। डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस में वेक्टर्स कैसे डिफाइन होते हैं, कोस एंगल से कैसे डिफाइन होते हैं, वो सारे आपके पास। अगर एक वेक्टर आर है, ये वेक्टर आपके पास आर है और ये वेक्टर आपके पास 3 डायमेंशनल यानी एक्स वाई जेड प्लेन में है। एक्स एक्सिस से फर्ज कर ले वो एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस का एंगल बना रहा है बीटा और जेड एक्सिस के साथ वही वेक्टर बना रहा है गैमा। तो आपके पास ये जो वेक्टर है इसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, अल्फा बीटा गैमा। उसने 3 एंगल बनाया है, अल्फा एक्स एक्सिस से, बीटा वाई एक्सिस से और गैमा उसने जेड एक्सिस से एंगल बनाया। अब आपको पता है कि आपके पास जो कोई भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है वो आपके पास होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक आपके पास कोई भी ये एक आपके पास ट्रायंगल है और ये 90 एंगल की ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आपके पास अल्फा जो होगा ये अल्फा एंगल है। कोस अल्फा जो होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा ये जो एक्स एक्सिस है और डिवाइडेड बाय आपके पास जो हाइपोटेनियस है, इधर हाइपोटेनियस आर है और एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस वाला वेक्टर ले रहे हैं तो एक्स होगा, वाई एक्सिस वाला ले रहे हैं तो उसका जो वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस होगा वो वाई होगा, ये याद रखिएगा। और जेड एक्सिस का एक्स एक्सिस जो होगा वो जेड होगा, मतलब वो उसी की बेस होगी। तो आपके पास यहाँ पे कोस अल्फा क्या आ जाएगा, एक्स ओवर आर। फिर कोस बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, वाई ओवर आर। और कोस गैमा आपके पास क्या आ जाएगा, जेड ओवर आर। तो यहाँ से एक्स आपके पास आ गया आर कोस अल्फा, वाई आपके पास आ गया आर कोस बीटा और जेड आपके पास आ गया आर कोस गैमा। इसे देख ले दोबारा। आपके पास जो कोस अल्फा है वो आपके पास होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। कोस अल्फा के लिए बेस एक्स है, कोस बीटा के लिए बेस वाई है और कोस गैमा के लिए बेस आपके पास जेड है। ये चीज याद रखिएगा। ये आपके पास आ गया। इन तीनों को इधर ऐड करें और इनको लेफ्ट हैंड साइड को अलग स्क्वायर लेकर ऐड करें और राइट हैंड साइड का अलग स्क्वायर लेकर ऐड करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सब स्क्वायर आ गए, आर स्क्वायर आपके पास कॉमन आ गया और अंदर आपके पास जो रह गया कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा। और ये सारे आपको पता है मैथ में आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, ये सब बराबर होते हैं 1 के। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आपके पास आर स्क्वायर के आ गया बराबर। ये अभी प्रूव नहीं हुआ, दोबारा मैं बता देता हूँ। आपके पास 3 आपके पास कंपोनेंट बन रहे हैं। एक्स वेक्टर एक है आर, वो 3 प्लेन के साथ बना रहा है एक्स वाई और जेड। तो आपके पास मैंने अभी बताया है कि आर जो है वो कोस अल्फा जो है वो एक्स ओवर आर, कोस बीटा जो है वो वाई ओवर आर और कोस गैमा जो है वो जेड ओवर आर के बराबर आएगा। इन तीनों को स्क्वायर लेकर प्लस करें इस तरह, तो आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इजाज में आपका जवाब देता हूँ। आपके पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा 1 के बराबर है। तो आपके पास आर स्क्वायर जो है वो हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर आपके पास आ गया। अब आपके पास जो पूरा एक वेक्टर आर है उसके 3 कंपोनेंट हमने बनाए। तो 3 कंपोनेंट है एक्स आई, आपको पता है आई आ गए, फिर आपके पास वाई जे आएगा और फिर आपके पास जेड और के आएगा, आपके पास ये आएंगे। और एक आपके पास आएगा जेड और के, क्योंकि आप इसके 3 ले रहे हैं एक्स वाई जेड। तो टोटल आर जो वेक्टर होगा, वेक्टर वो होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और ये आपके पास वो वेक्टर है आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आपके पास एक्स जो है उसकी वैल्यू पुट करें। एक्स आपके पास जो है वो इधर से आप निकाल सकते हैं। एक्स आपके पास है आर कोस अल्फा, उसकी वैल्यू पुट कर दें। फिर आर कोस बीटा, इस तरह करके आप उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं।
और कोस अल्फा जो है वो आपके पास जो है वो बराबर है एक्स ओवर आर कोस बीटा वाई ओवर आर कोस गैमा जेड ओवर आर। तो कोस अल्फा आपके पास एक्स ओवर आर है, तो एक्स ओवर आर में आर की वैल्यू पुट करें जो कि आपके पास यहाँ से आ चुकी है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह कोस बीटा कोस गैमा। तो ये जो तीन कोस हैं इन्हें हम कोसाइंस ऑफ वेक्टर कहते हैं। सीएसएस में और पीएमएस में, सीएसएस में कम से कम 2 से 3 बार इसमें से न्यूमेरिकल आ चुका है। वो आपको एक्स वाई एक्सिस की वैल्यू देता है और आपको कहता है इनके कोसाइंस निकालें। तो यहाँ से आप कोसाइंस इजीली निकाल सकेंगे। कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर है और मेन जो चीज हमने निकाली है वो आर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसकी मदद से ये तीन कोसाइंस ऑफ वेक्टर निकल सकते हैं। ये वेक्टर के तीन कोसाइंस हैं, एक अल्फा का, एक बीटा का और एक गैमा का। इसमें 5 से 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और एक दो बार आया हुआ है और इसका न्यूमेरिकल भी है जो वो आ चुके हैं। तो इसलिए आपको ये लाजमी देखना है और इसमें कोई भी इशू है आप मुझसे पूछें। जी बोले एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। सर हमने साइन क्यों नहीं लिया उसमें? हाँ, आपने साइन क्यों नहीं लिया? आप साइन भी ले सकते हैं, लेकिन हमें कोसाइंस पे सवाल करना है। आपने कोसाइंस पे बात करनी है और आप देखें कोस आपके पास होता क्या है। कोस आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। हाँ, अब आपके पास बेस और हाइपोटेनियस ही है। इस सवाल में आपके पास क्या क्या चीजें हैं? एक्स एक्सिस की बेस एक्स है, वाई एक्सिस की बेस वाई है और जेड एक्सिस की बेस जेड है। आपके पास बेस है और हाइपोटेनियस है, तो आप इन दोनों चीजों को यूटिलाइज करेंगे ना। तीसरी तो आपके पास परपेंडिकुलर तो निकलेगी नहीं और हमारा क्वेश्चन जो है वो कोसाइंस ऑफ वेक्टर है। तो इसलिए आप क्या लेंगे? कोस लेंगे। और कोस इसलिए कोसाइंस जिसने निकाला है उसने इसलिए निकाला है क्योंकि आपके पास चीजें ही दो मौजूद हैं, बेस है और आपके पास हाइपोटेनियस है। आई समझ के नहीं? ठीक है सर, शुक्रिया। हाँ, आपके पास बेस है। जी जी पूछें। ठीक है सर, वो बात आपकी मुझे क्लियर हो गई है। और सर ये जो आप न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो वो पूछता है कि कोसाइन एंगल फाइंड करो या कोसाइन फाइंड करो, तो उसमें वो जस्ट यही फार्मूले पुट करके सॉल्व कर देना या इसका नहीं, फार्मूला आप करके देना है सर? न्यूमेरिकल में आपको डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती। न्यूमेरिकल में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें, जो आंसर आपको वैल्यू दी है उन वैल्यू को यूटिलाइज करें। अगर वैल्यू जो दी गई है वो आपके पास मुकम्मल नहीं है तो उसको और फॉर्मूले लगा के उन वैल्यू तक पहुंचते हैं। अब मैं आपको इस वीकेंड पे जो न्यूमेरिकल दूंगा, इसमें एक न्यूमेरिकल मैं दूंगा आपको, वो सीएसएस में आ चुका है तो आपको खुद ही होगा। वैसे इसमें न्यूमेरिकल सीधा सीधा आया हुआ है, उसने आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे दी है। उसने क्या कोसाइंस निकालो, एक बार उसने कोसाइन की भी दे दिया और उसने आपको आर की वैल्यू यूनिट आपका जो ये पोजीशन वेक्टर आर है उसकी वैल्यू निकालने को कहा। तो ये सीधा सीधा सवाल आया हुआ है। हाँ, आप पास पेपर देख लें। वैसे मैं जब न्यूमेरिकल दूंगा आपको तो वो आप खुद देख लीजिएगा। आगे ये वेक्टर्स इंतहाई आसान वाले हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा तेजी से कराऊंगा, ये पेपर में नहीं आने वाले। पीएमएस में तो पूछ लेता है थोड़ी आसान चीजें, सीएसएस में थोड़ा वो नहीं पूछेगा कि वेक्टर्स कितनी तरह के हैं। 2 तरह के हैं, ये सीएस पीएमएस में आया, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के। स्केलर जो है उसे डॉट भी कहते हैं और वेक्टर को क्रॉस भी कहते हैं। उसके बाद स्केलर जो होता है वो मैं थोड़ा तेजी से बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये इतनी चीजें नहीं है। वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करें उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और वो होता है ए बी कोस ऑफ एंगल थीटा। कोस एंगल थीटा, थीटा एंगल है ए और बी के दरमियान। वो पूछता है कि आप कोई डॉट प्रोडक्ट की मिसालें दें, तो आपके पास जो वर्क है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है। इसी तरह पावर P इज इक्वल टू एफ वी, एफ डॉट वी, वो आपके पास जो है वो एक डॉट प्रोडक्ट है। याद रखिएगा आपने वेक्टर के ऊपर इस तरह वेक्टर वाला निशान डालना है और आपने स्केलर के ऊपर वेक्टर वाला निशान नहीं डालना अपने पूरे पेपर में। जिस तरह आप अंग्रेजी में आई जहां पे भी आए तो आई कैपिटल लिखते हैं, इसी तरह पैराग्राफ का पहला लफ्ज कैपिटल लिखते हैं, इसी तरह आप नया सेंटेंस शुरू करें तो कैपिटल लिखते हैं, सिटी का कोई नाम हो तो कैपिटल लिखते हैं। इसी तरह जब आप फिजिक्स में करेंगे तो जो वेक्टर है उसको वेक्टर लिखेंगे, ऊपर वेक्टर डालेंगे, जो स्केलर है उसको स्केलर। कोई भी पेपर, पेपर 1 है, पेपर 2 है, तो इसको बस देख लीजिएगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ एंगल थीटा, ये आपके पास क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल बनता है वो देख लें, ए बी कोस थीटा है। ये जो बी कोस थीटा है, इस बी कोस थीटा का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए।
यानी बी का साया ए पर क्या होता है, वो बी कोस थीटा है। इसी तरह ए का साया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा, वो होगा आपके पास ए कोस थीटा। तो ये न्यूमेरिकल आता है, लाजमी आता है, वो कहता है निकालो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बी कोस थीटा होगा या ए कोस थीटा होगा। तो जिस चीज का प्रोजेक्शन होगा वो होगा, बी का प्रोजेक्शन ऑफ ऑन ए है तो बी कोस थीटा होगा, ए का प्रोजेक्शन ऑन बी है तो ए कोस थीटा होगा। ये आपके पास बच्चों होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में है, इसको याद कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, न्यूमेरिकल इसमें पूछा जाता है तो फिर वहां पे इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको। मिसालें आपको मैंने बता दी, वर्क जो है 5 मिसालें कम से कम आपको आनी चाहिए। वर्क है, पावर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, पी डॉट ए मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसी तरह आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आपके पास ओमेगा डॉट आर होता है, या आर डॉट ओमेगा लिख लें। एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास है। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ चीजें हैं, वो जो आप देख लीजिएगा। और इसी तरह मसाले आपके पास जो भी हैं डॉट प्रोडक्ट में, वो देख लें। 5 मसाले आपको पता होनी चाहिए। ये पेपर में बाज दफा उसने मसालों के साथ पूछा है कि 3 मसाले दें, 5 मसाले दें डॉट प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट की। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स भी आई हुई है। जब पेपर बहुत आसान बन जाए, आपकी किस्मत अच्छी हो, तो वो स्केलर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है। 5-6 करेक्टरिस्टिक हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं। कम्यूटेटिव होते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। ये आपके पास है। दूसरी इसकी, जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो आपको पता है ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा आता है, और थीटा जो अगर है 90 डिग्री हो तो आंसर 0 हो जाता है। तो इसका मतलब अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं ए और बी, तो वो जो है उनका आंसर क्या होगा, 0 होगा। इधर से एमसीक्यूज आते हैं। आई डॉट जे 0 हो जाएगा, क्योंकि आई, जे और के ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, और तीनों के दरमियान 90-90 का एंगल होता है। आई, जे और के तीनों के दरमियान 90-90 का एंगल होता है। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0, आई जे, जे के, ये सब 0 होंगे। इसी तरह अगर वो पैरेलल है तो पैरेलल आपको पता है एंगल 0 होगा, एंटी पैरेलल में 180 डिग्री होगा। तो ये आप खुद निकाल लेंगे क्या होगा, इसको मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा। उसके बाद सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। सेल्फ स्केलर का मतलब होता है ए का अपने ही के साथ, ए का ए के साथ, आई का आई के साथ। तो ए आपको पता है एंगल आपके पास cos 0 1 हो जाएगा, तो वो ए स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके पास जो है इसका आ गया सेल्फ प्रोडक्ट। उसके बाद अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना कैसे है, बहुत आसान है। ए डॉट बी आपने किया हुआ है, बस जल्दबाजी में थोड़ा बता रहा हूँ। तो आपके पास ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के है, बी के बी एक्स आई प्लस बी वाई जे बी जेड के है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन का इसका तरीकाकार है, ये आपको पता है सबको। फिर भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स न्यूमेरिकल आते हैं, इसको देख लें। आपको पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और वो जो आपने मल्टीप्लाई किया वो ये है। तो कोस थीटा आपके पास होगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड ओवर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो ये आपके पास होगा मैग्नीट्यूड का। आगे आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट है। हाँ बोले बोले। सर एक सवाल था जी जी सर। पूछे। अगर पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है क्वेश्चन, और उसमें जो आपने अभी बताया स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे a इज इक्वल टू एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वेक्टर b से उसके कंपोनेंट्स के, तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के साथ पूरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे या बस रिजल्ट लिखेंगे पेपर में? नहीं नहीं, सिर्फ रिजल्ट